नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत ही अहम खबर के साथ करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें देख लीजिए। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट और नक्सल विरोधी अभियान को लेकर जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है और मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 6 महीने में नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और उन्होंने नियत नीलानार योजना के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने के साथ ही शासन, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में आपसी विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिसमें 90 ग्राम शामिल हैं और भविष्य में 29 कैंप को शुरू करने की योजना भी तैयार की गई है। तो चले खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि आज 25 जून है और बीजेपी प्रदेश भर में आपातकाल का काला दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान को बंधक बनाने का काम किया, वास्तव में देश के लिए काला दिन है आज। कांग्रेस ने लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस की सरकार की अत्याचार हो या फिर भाजपा आज इसको काला दिवस के रूप में मना रही है और लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, कि इस महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। तो देखिए, प्रदेश भर में बीजेपी आज काला दिवस के रूप में आपातकाल काला दिवस मना रही है और प्रदेश भर में बीजेपी आज जिस तरीके से इस दिवस को मनाते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि 1975 में आज ही के दिन पूरे देश में आपातकाल लगाया गया था। भाजपा द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे और वहीं कार्यक्रम में मीशा बंदियों का सम्मान भी किया जाएगा। शाम 4 बजे भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास और सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। आपातकाल के काला दिवस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और लिखा है कि तानाशाही रवैये की उपज, भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय। आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट जारी किया है। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुकी थी और उसके बाद लगातार समीक्षा की बात चल रही थी। समीक्षा के लिए कमेटी का गठन भी किया गया था। तो 29 जून को पहुंचेगी आला कमान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जो ये जांच करेगी कि आखिर गलती कहां पर हुई, कहां पर चूक हुई और कहां पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ वजह सामने आएगी, इसका आकलन किया जाएगा। संभागवार खामी समेत कई बिंदुओं पर फीडबैक ये कमेटी लेगी। तो 29 जून वो तारीख है जब कांग्रेस का आला कमान और इस कमेटी के मेंबर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस की कमेटी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया है, कहा है कि ये सभी राजनीतिक दलों का आंतरिक काम है और कांग्रेस ने सरकार रहते देश प्रदेश की चिंता नहीं की और साथ ही कांग्रेस नेताओं की सिर्फ एक ही परिवार की चिंता रहती है। फिर एक बार इशारा साधते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आए।
कि ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश भर में चलाएगी मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम और पूरे 90 विधानसभा में मुख्यमंत्री और सांसद कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही तमाम मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। मतदाताओं का अभिनंदन किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 27 जून से 14 जुलाई तक हर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए संजय श्रीवास्तव को समिति के संयोजक बनाया गया है और साथ ही अशोक बजाज, भरत सिसोदिया, उपकार चंद्रकार समेत तमाम सदस्यों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी निकाय चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने में फिर एक बार जुटी हुई नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अभिनंदन कार्यक्रम की तैयारी कर रही है जो कि कुछ दिन में शुरू हो जाएगा और जगह जगह पर जाकर भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं का अभिनंदन करते हुए नजर आएगी। और खासकर वजह यह भी हो जाती है क्योंकि दिसंबर में निकाय चुनाव होना है, तो उसके लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करके नीट पेपर लीक का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का पेपर और ओएमआर शीट बहुत लेट दिया गया। परीक्षा में 420 परीक्षार्थी शामिल थे, जिसमें ओएमआर शीट की संख्या मात्र 160 थी। पूरी ओएमआर शीट नहीं होने के कारण समय से नहीं बांटी गई। परीक्षार्थियों को 1 घंटा विलंब से सीट बांटी गई, जिसके कारण परीक्षार्थी कुछ लिख नहीं पाए। इसलिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी गड़बड़ी होना बताया है। भूपेश बघेल ने कहा कि परीक्षा में बोनस नहीं दिया जाए, बल्कि परीक्षा फिर से कराई जाएगी। शहर में जो घटना घटी थी और जिसमें परीक्षा केंद्र में जो क्वेश्चन पेपर है वो लेट पहुंचा और इस कारण से वहां के बच्चों को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उसको बोनस अंक दिया गया। ये उसी प्रकार की घटना अभी हमारी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 ये आवेदन वहाँ के जो परीक्षार्थी मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग उपस्थित हैं, उनका ये आवेदन है। जो ओएमआर शीट है वो 1.5 घंटे विलंब से दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया है कि 420 परीक्षार्थी थे, उसमें 420 प्रश्न पत्र और मात्र 160 ओएमआर शीट प्राप्त होने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है वो हैरान करने वाला है, जो कि लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है कि जिले की 5 नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है। नगर निगम बिलासपुर, नगरीय निकाय जांजगीर, नगर पालिका परिषद मुंगेली के अलावा नगर पंचायत आबार बलौदा और दूसरी जगह भी ये गड़बड़ी उजागर हुई है। आंकड़े बताते हैं कि बिजली का बिल तो 1 करोड़ रुपए आया है, लेकिन सरचार्ज के तौर पर पिछले 4 से 5 सालों में 4 से 5 करोड़ रुपया जमा किए गए हैं। यानी बिजली बिल 1 करोड़ और अधिकतर 5 करोड़ रहा है। और साथ ही इसके तहत इसके कारनामे में छत्तीसगढ़ के कई और नगरीय निकाय नगर पंचायत में हुए हैं, जो ऑडिट रिपोर्ट में सामने आ गया है। इसके बावजूद बिलासपुर जिले के तमाम लोगों को बिजली व्यवस्था ठीक तरह से नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ तो नियम है, अगर आप समय पे बिल नहीं पटाते हैं तो 1.25% 1.5% एक्चुअली वो तो पैसा ही है, तो वो अधिभार के रूप में हम जोड़ते हैं हर महीने। तो लेट पटाने पर ये तो भुगतान लेते हैं हम लोग। तो सरचार्ज अगर उसमें देय होता है तो वो पटाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के नगर निगम का अगर किसी भी सरकारी दफ्तर का आएगा तो जी
जी नियमों के साथ सरचार्ज के साथ में भुगतान होता है अगर लेट है तो। बलौदा बाजार में 10 जून को हुई आगजनी की घटना के बाद रिस्टोरेशन का काम पूरा हो गया है। इस घटना में 11.53 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आकलन पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी ने इसका पूरा आकलन किया है, जबकि घटना में 240 वाहनों को क्षति पहुंची है। जिसमें गाड़ियां भी जली हैं। और जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल ने पत्रकारों को आज संबोधित किया है। उन्होंने बताया है कि घटना के दौरान कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था। कर्मचारियों को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए लगातार काम किया जा रहा था। साथ ही दस्तावेजों को भी क्षति के लिए बनाई गई समिति के आकलन पर पाया गया है। खनिज विभाग, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के दस्तावेज जले हैं और जिनके निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने यह भी बताया कि रिस्टोरेशन का काम पूर्ण कर लिया गया है। ओवरऑल लगभग 12 करोड़ की क्षति का आकलन अभी तक किया गया है, जिसमें कि वाहनों की क्षति और निजी वाहनों की जो क्षति हुई है उसका भी मिलान किया गया है। और जो हमारे बिल्डिंग की क्षति हुई है वो भी उसमें जोड़ा गया है। तो लगभग 12 करोड़ की जो है क्षति का आकलन हुआ है। सभी जिले वासियों के सहयोग के कारण, सभी मीडिया के बंधु उनके सहयोग के कारण और सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी का मनोबल बढ़ाकर हम जिले को विकास की ओर अग्रसर कर सके, यही जिला प्रशासन का प्रयास है। इसमें 141 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक करता था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसको रिमांड में लेके पूछताछ भी कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं की सही ढंग से जांच हो सके। महासमुंद जिले में रेत माफिया शासन प्रशासन के आदेश की किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं, ये तस्वीरें बयां कर देंगी। नदी में खुलेआम हो रही रेत की चोरी को देखकर समझ आ जाता है कि यही नहीं, चोरी कर ले जा रहे जिले के आला अधिकारियों के बंगले से कर गुजर रही है ये चोरी। और खनिज और राजस्व की सुस्त रवैये के कारण रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि प्रशासन का कोई आदेश उनके लिए मायने ही नहीं रखता। यही कारण है कि प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से जारी है और प्रशासन शिकायत का इंतजार कर रहा है। बता दें कि वर्तमान में सूखा नदी में कोई रेत घाट स्वीकृत नहीं है और साथ ही उसके बावजूद रेत माफिया रात 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक धड़ल्ले से सूखा नदी का सीना चीरकर अवैध रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर से परिवहन कर रहे हैं। सबसे पहले तो यदि उनके द्वारा इस तरीके से काम किया जा रहा है तो सबसे पहले मेरे आदेश की यदि अवहेलना किया जा रहा है तो उसके संबंध में जांच करूंगा। यदि जांच में तथ्य वास्तविकता पाई गई, सही पाया गया तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो वही देखिए, कुछ सालों से दुर्ग जिले के थानों में आपराधिक तत्वों की तस्वीरें वाला बोर्ड गायब नजर आ रहा था। कभी राजनेताओं के दबाव से तो कभी किसी आरोपी के राजनेता बन जाने की वजह से। इस पर दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने ऐसे सभी दोहरे चरित्र वालों को बेनकाब कर उनकी आपराधिक छवि सबके सामने उजागर करने की ठान रखी है, जिसके तहत दुर्ग जिले के सभी थानों और चौकियों में नोटिस बोर्ड पर निगरानी शुदा बदमाशों, हिस्ट्री शीटर लोगों के फोटो लगाए गए हैं और साथ ही ये फैसला लिया गया है ताकि थाना पहुंचने वाले उन्हें सही पहचान दे सके और ऐसे लोगों के प्रति सहज रहे। पर एसपी दुर्ग के दिशा निर्देश के बाद भी कुछ ही थाने और चौकियों में इसे अमल किया गया है और कुछ थानों से तस्वीरें गायब नजर आ रही हैं। सभी थानों में परंपरा रही है कि गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश, फरार आरोपियों के बारे में बोर्ड लगाया जाता था, उनकी फोटो चस्पा की जाती थी। जो फेमस केसेस हैं जिनमें फरार हैं, जिनमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उनकी फोटो अगर मिल जाती है तो बड़ी साइज में फोटो लगाया सुनिश्चित किया जाए ताकि पब्लिक को भी पता चल सके कि जो लोग अपराध कर रहे हैं या जो अपराध कर रहे हैं उनके बारे में सभी को जानकारी रहे। वो ये जानते हुए कि इस थाने का गुंडा बदमाश है, उसकी जानकारियां, सभी जानकारियां पुलिस को शेयर करें और पुलिस उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करती रहेगी।
राजधानी रायपुर में क्राइम को लेकर समीक्षा बैठक की गई और बैठक में गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही महादेव ऐप और चिट फंड के पेंडिंग प्रकरणों के विवेचना में साथ ही तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं और तेज आवाज से डीजे पर कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही अपराध में लगाए गए लगाम लगाने के लिए शासन को कई जगह में पुलिस चौकी खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। देर रात वन विभाग की टीम ने गांव में जाकर हाथियों के मूवमेंट की जानकारी दी है। बीते 15 दिनों में हाथियों ने क्षेत्र में डेरा डाल रखा है और अपना साथी हाथी विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों को जंगल की ओर नहीं जाने और हाथियों से दूरी बनाकर रखने का वन विभाग सख्त निर्देश दे चुका है। रायगढ़ वन मंडल और धर्मजयगढ़ वन मंडल मिलाकर 127 हाथी विचरण कर रहे हैं। वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के बंगले अपेक्ष बैंक 2023 परीक्षा में अभ्यर्थी पहुंचे, जहां उन्होंने 2023 में हुई 398 पदों पर लंबित अपेक्ष बैंक की परीक्षा के विषय में बातचीत की है और वहीं सभी छात्रों ने मंत्री केदार कश्यप से जल्द इन पदों को रिजल्ट घोषित करने और ज्वाइन कराने की मांग की है। छात्रों के मुताबिक मंत्री ने इन्हें जल्द उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के रोजगार एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री विजय शर्मा आज बिलासपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने बिलासपुर में आईटीआई का जायजा लिया, जहां उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल आईटीआई में 2,79,00,000 रुपए पास हुए हैं और जिससे यहां की जर्जर बिल्डिंग को दुरुस्त करने का काम होगा। एशिया की पहली आईटीआई होने के नाते कोनी में इस काम की शुरुआत होनी है और जिसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि यहां कितनी बिल्डिंग जर्जर है जिसे सुधार किया जा सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्दी आने वाले समय में जर्जर इमारतों को ठीक किया जाएगा। तो वहीं कांकेर के संजय नगर वार्ड में पीडीएस दुकानदार की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, विस्तार से आपको बता देते हैं। जहां पर हितग्राहियों का अंगूठा लगाने के बावजूद राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर वार्डवासियों ने राशन दुकान में संचालक को हटाने की मांग की और साथ ही दुकान के बाहर प्रदर्शन भी किया है। हितग्राहियों ने वार्ड पार्षद को मौके पर बुलाया और पार्षद ने इसकी सूचना खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी है और सूचना मिलते ही फूड इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। हितग्राहियों का बयान लेकर जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आए हैं। राशन कार्ड ला यहाँ जमा करें हैं तो वो बोली अभी एंट्री कर लो। 21 तारीख के करीब हम आ रहे हैं और 25 तारीख को हम आपको चावल दे देंगे और हमको ऐसे अंगूठा लगवाया है। उसके बाद में अंगूठा लगवा करके बोला ठीक है मंगलवार को आप आना, 25 तारीख को हम 25 तारीख को चावल देंगे। मैं अकेली नहीं हूँ, 25, 30, 50 लोग हैं ऐसे लोगों को और बोलता है हमें सबको दे दिया हूँ पर किसी को नहीं दिया है। विगत 3 माह से यही होते आ रहे राशन दुकान में। जब आज सब शिकायत की मेरे पास आके कि मेरे को राशन दुकान थंप लगा लिए लेकिन मेरे को चावल नहीं मिल रहा है, शक्कर नहीं मिल रहा है, नमक नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या किया, सबको बुलवाया राशन कार्डधारी और यहाँ के जो खाद्य अधिकारी उनको मैं फोन करके बुलवाया। ऐसी सी बात है। हाँ, जांच के बाद जो है ये हितग्राहियों के द्वारा जो बताया गया सत्यकथन, तो उससे ये सही पाया गया और उसका मामले का मतलब पंचनामा बनाया गया है और इसकी जो है आगे जांच की जाएगी विस्तृत रूप से और कार्रवाई की जाएगी दोषी पाए जाने पर। भोपाल में चली डॉक्टर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला लिया जा चुका है। मध्य प्रदेश वासियों के लिए अच्छी खबर है। बैठक में आपातकाल की निंदा भी की गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जेल में बंद कैदियों के सुधार के लिए जल्द ही विधानसभा सत्र में बिल लेकर आएंगे। मोहन सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। कृषि क्षेत्र में पास आउट छात्रों को साइल टेस्ट के साथ ही सरकार ने अनुमति दे दी है और किसानों को समझाकर एग्रीकल्चर क्षेत्र में पास आउट स्टूडेंट
टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 45 टेस्ट का पैसा सरकार देगी और साथ ही CSR से होने वाले प्लांटेशन को लेकर भी सरकार ने नियम में बदलाव कर दिए। 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक की CSR के फंड में प्लांटेशन हो सकेगा। मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दूसरे राज्य में भी जाने के बाद उन्हें मध्य प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देगी। ये बड़ी अच्छी बात है। भारतीय खेल प्राधिकरण के पास पहले से ही 100 एकड़ की जमीन थी, 1 एकड़ और सरकार ने उन्हें सौंप दी है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ऐसे मध्य प्रदेश के चयनित सैनिक स्कूल के विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश के बाहर पढ़ रहे हैं, उन्हें भी मध्य प्रदेश की सरकार स्कॉलरशिप प्रदान करेंगी। मिलिट्री में, पुलिस में काम करते करते शहीद हो जाते हैं, सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है, वह उस मृतक की पत्नी को मिलती है। पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया मंत्रिमंडल के सामने कि क्यों ना हम उनके माँ बाप को भी 50% दें। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपनी उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था, जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। जिले में किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं। जहां किसानों को अच्छी खासी परेशानियां उठानी पड़ रही है, जिसके बावजूद किसानों के खाद और बीज की समस्या दूर नहीं हो पा रही है। बता दें कि कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने निर्देश के बावजूद भी किसान खाद और बीज के लिए भटकने को मजबूर हैं। साथ ही युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने कलेक्टर से इसकी शिकायत दर्ज कराई है और कहा है जल्द ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग वो करते हुए नजर आए। युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को शिकायत कर जिले में हो रहे खाद व बीज की परेशानियों को दूर करने की मांग की है। साथ ही युवा प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सोसाइटियों में समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिसके कारण दुकानों में कालाबाजारी बढ़ने लगी है। जिले में सोसाइटियों में खाद की कमी को लेकर किसान जो है लगातार जूझ रहे हैं। आज जिला प्रशासन माननीय जॉइंट कलेक्टर साहब के सामने हमने माननीय कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है कि जिले में खाद की आपूर्ति जो है जल्द करवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार किसानों को परेशानियां हो रही है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो खाद को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो। सरकार किसानों को उचित व्यवस्था खाद की नहीं कर पा रही है, जिससे कालाबाजारी बढ़ रहा है। मजबूरन किसानों को बाजार से अत्यधिक भाव में जो है खाद खरीदना पड़ रहा है। अधिकारी भी सोए हुए हैं। सर, हमको खाद तो सस्ते दाम में नहीं मिल रहा है, दाम महंगे लग रहा है और किसान आदमी हम खाद डालेंगे नहीं तो फसल कहाँ से होगा। हमारा समस्या ये है, हमको DAP नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है और राकड़ भी नहीं मिल रहा है कभी कभी, और सोसाइटी में तो मिलता ही नहीं है, दुकान से खरीदते हैं हम लोग। 1.5-2 महीना हो गए, खाद अभी नहीं मिल पा रहा है और खाद मिल पा रहा है वो रद्दी माल मिल रहा है और दुकान वाले लोग स्टॉक रख के रखा है उन लोग और महंगे दामों में बेच रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामानुगंज में यातायात विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना कार्रवाई की गई है। रामानुगंज से लेकर यातायात पुलिस चौक तक मालवाहक वाहनों पर पिकअप में सवारी भर कर ले जाने वाले, बाइक पर 2 से अधिक सवारी में बिठाने वाले पर, बिना नंबर प्लेट और कागजात के सड़क पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। रामानुगंज में यातायात विभाग की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाकर लगभग 19 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। लगभग 13,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वाहन चालकों पर लगाया गया और इस दौरान कई लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करते ही हिदायत दी गई है।
पे कुल 19 गाड़ियों पे हमने कार्रवाई किया है, जिसमें लगभग 13,000 रुपए का समन शुल्क वसूल किया गया है। और इसी के साथ ही साथ 6 गाड़ियों की जो अनफिट पाया गया या किसी का इंश्योरेंस नहीं था, आरसी फेल था, उनको थाने में 6 गाड़ियों को खड़ा करके उस पर भी वैधानिक कार्रवाई किया जा रहा है। बलरामपुर जिले में आज ग्राम पंचायत पटेल संघ ने अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पटेल संघ का कहना है कि हम लोग ग्राम के अधिकारी में आते हैं और साथ ही जो हम लोगों को मानदेय भत्ता नहीं दिया जाता है। कांग्रेस शासनकाल में भूपेश बघेल वादा किया था, लेकिन हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया। एक बिंदु है जो हमारा अधिकार भू राजस्व संहिता 1959 में अध्याय 17 से 222 से 230 तक जो हमारा पटेल लोगों को जो अधिकार है, उसके बारे में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं। जो भारत सरकार का जो राजस्व का वसूल किया जाता है, वो राजस्व वसूली हम लोग करते हैं और शासन के खाते में उसको जमा करते हैं। और इसके साथ साथ गांव में होने वाले ज़मीन के चाहे बहुत सारे विवाद होते हैं, बंटवारा होते हैं, उन सभी में हम लोगों का सहभागिता होता है, हम लोगों का भागीदारी होता है, जिसमें शासन के हर कामों में हमसे सहयोग लिया जाता है। परंतु उसके अनुरूप हम लोगों को न तो मान दिया जाता है, मानदेय दिया जाता है, और न ही हम लोगों को सम्मान दिया जाता है। जो मांग शासन स्तर से संबंधित है, उनका आवेदन शासन स्तर पर प्रेषित कर दिया जाए। मांग शासन स्तर की है, निर्णय शासन स्तर पर भी लिया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।